स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हो या DSSB की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ साथ आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या UP टेट की तैयारी कर रहे हो, CTET की तैयारी कर रहे हो, अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन को, जो है कि सजीव जगत को 5 भागों में किसने विभाजित किया है। ऑप्शन ए है कि सजीव जगत को 5 भागों में किसने विभाजित किया है। रॉबर्ट हुक ने, कैरोलस लिनियस ने, R.H. विक्टर ने या चार्ल्स डार्विन ने। तो सजीव जगत को 5 जगतों में विभाजित किया गया है, सजीवों को, और इसको विभाजित करने वाले वैज्ञानिक आपके कौन से हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि R.H. विक्टर। R.H. विक्टर के द्वारा आपके सजीव को 5 जगत में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं का अध्ययन। देखिए बहुत ही फटाफट स्पीड में ये सेशन चलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या अच्छी खासी है और लेवल भी अच्छा खासा है। तो मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है। ऑप्शन ए है पादप में, बी है मुनेरा में, सी है प्रोटिस्टा में और डी है जंतु में। तो हमें जीवाणुओं का अध्ययन करना है, तो हम किस जगत में इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो फिलहाल आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। ऑप्शन ए है एंटोनियो ल्यूवेनहाक, DJ इवानोव्स्की, रॉबर्ट ब्राउन और डी है इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट ब्राउन ने आपकी किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इवानोव्स्की या ल्यूवेनहाक, तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि एंटोनियो ल्यूवेनहाक ने जीवाणु विज्ञान की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस के कारण दही जमती है। तो किस के कारण दही जो है, दूध से दही जमने की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन सी चीज जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है प्रोटिस्टा और सी है विषाणु। तो दूध से दही जमने की प्रक्रिया के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार होती है। तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा जो दूध है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। अगर आपसे उस जीवाणु का नाम भी पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के द्वारा आपके जो दूध है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसी के कारण जो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है ये आपका दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवाणु या जीवों में से कौन मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं। सीधा सा आपसे पूछ रहा है कि गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर भैया कौन से जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है प्रोटिस्टा और डी है विषाणु। जीवाणु, विषाणु, कवक, सजीव जगत से ये सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन्हें जो है ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि गर्म और आर्द्र स्थानों पर कौन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि कवक जो हैं आपके गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक है। बेकरी उद्योग में किस कवक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है पेंसिलिन का, बी है मशरूम का, सी है ईस्ट या खमीर का, डी है ये सभी का। देखिए बेकरी में क्या होता है, बेकरी में आपके केक बनते हैं, बिस्किट वगैरह बनते हैं
और क्या बनता है, ब्रेड वगैरह बनती है। तो ये सब बनती कैसे, खमीरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनती है। कैसे बनती है, खमीरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बनती है। अब ये खमीरीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या चीज आवश्यक होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ईस्ट या खमीर का जो प्रयोग है कवक का, वह बेकरी उद्योग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। इसमें दो जीव एक साथ रहते हैं एवं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये जीव हैं। देखिए लाइकेन जो है वह सहजीविता का उदाहरण है, ये बात तो पक्की है। लेकिन इनमें कौन से दो जीव होते हैं जो एक दूसरे को जो है सहजीविता का उदाहरण बनते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए है जीवाणु एवं कवक, ऑप्शन बी है शैवाल एवं कवक, ऑप्शन सी है कवक एवं अमीबा, ऑप्शन डी है अमीबा एवं विषाणु। तो किन दो के परस्पर सहयोग और सहजीविता के कारण जो लाइकेन है वह उपस्थित होता है और लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण बनता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि शैवाल और कवक के दोनों के परस्पर सहयोग और लाभ के कारण ही लाइकेन जो कि सहजीविता का उदाहरण बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं। देखिए लाइकेन जो होते हैं वो एक प्रकार का आपका प्रदूषण है। वह प्रदूषण जहाँ पर भी पाया जाएगा तो जो लाइकेन की संख्या होगी प्रजातियों की धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएगी। तो अगर लाइकेन की वृद्धि नहीं हो रही है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रदूषण है। तो अब वो प्रदूषण कौन सा है, ऑप्शन ए है जल प्रदूषण, बी है ध्वनि प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण, डी है सभी के। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लाइकेन आपके किसके सूचक हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक हैं और इसके अंतर्गत होते कौन कौन से हैं, तो कवक एवं शैवाल। कवक और शैवाल से हम आपके लाइकेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, पादप जगत के जनक हैं। पादप जगत के जनक हैं। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है लैमार्क। तो यहाँ पर पादप जगत के जनक कौन है, तो फटाफट से आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि थियोफ्रेस्टस पादप जगत के जनक कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं है। ऑप्शन ए है कि पीपल, बी है सुंदरी, सी है कीकर और डी है केला। तो पीपल तो वृक्ष होता है, सभी जानते हैं। सुंदरी का भी वृक्ष होता है, कीकर का भी वृक्ष होता है, और लेकिन केला आपका वृक्ष नहीं है। केला आपका वृक्ष नहीं होता है, जबकि ये कैसा होता है, ये तनीय वृक्ष कह सकते हैं इसे, या तना होता है। क्यों, क्योंकि जो पौधा होता है उसकी आपके ना बीज लगाई जाती है ना तना जो है तने के द्वारा इसका संवर्धन होता है, और इसे अगर आप काटते जाएंगे तो अंदर भी इसके तना ही निकलता जाएगा, इसमें किसी प्रकार की जड़ नहीं पाई जाती है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये वृक्ष नहीं है, ये वृक्ष का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे और अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसकी जड़ें खाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किसकी जड़ें खाई जाती हैं। ऑप्शन या ये कह सकते हैं कि कौन सा जो है इनमें से जड़ है, जैसे जड़ है, तना है, आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा तना है, इनमें से कौन सा जड़ है। तो ऑप्शन ए है गाजर, बी है मूली, डी है सी है शकरकंद और डी है ये सभी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि गाजर, मूली, शकरकंद ये सभी क्या है, आपकी जड़ें हैं। अगर तने की बात की जाए तो आपका हो जाएगा आलू हो जाएगा, और आलू के बाद आपका अरबी हो जाएगा, और अरबी के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी आपके तने के उदाहरण है। और गाजर, मूली, शकरकंद ये किसके उदाहरण है, गाजर, मूली और शकरकंद आपकी जड़ों के उदाहरण है, जबकि तने के उदाहरण क्या है, आलू, अदरक और अरबी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल उदाहरण है किसका। ऑप्शन ए है रेशेदार जड़ का, बी है परजीवी जड़ का, सी है अविस्तंभ जड़ का और डी है स्तंभ जड़ का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि जो अमरबेल है वह परजीवी का उदाहरण है। मान लीजिए ये कोई आपका एक वृक्ष है,
जो कैसा है, बहुत ही अच्छा खासा एक आपका ये वृक्ष है। लेकिन जो अमर बेल होगी, मान लीजिए आपकी ये हो गई अमर बेल, और अमर बेल अगर आप इतना सा भी टुकड़ा ला करके इसमें डाल देंगे तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे जो अमर बेल है ये पूरी तरीके से पौधे पर अपना कब्जा कर लेगी और पौधे की पत्तियां जो हैं धीरे धीरे पूरी तरीके से समाप्त होने लगेंगी और ये अमर बेल क्या करेगी, परजीवी यानी इस पत्ते की इस पेड़ से पूरी जो है पोषक तत्व प्राप्त कर लेगी। तो ये दूसरे पर निर्भर रहती है, दूसरे पेड़ से अपने पोषण तत्व को प्राप्त करती है, इसलिए ये परजीवी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने संबंधित है, जो कि पहले बताया जा चुका है। आलू प्याज अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है। आलू प्याज अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग है। ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है फूल और डी है पत्तियां। तो आलू प्याज अदरक में हम कौन सा भाग खाते हैं? तो अभी अभी आपको बताया था कि आलू है, अदरक है, इनमें कौन सा भाग खाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनका खाए जाने वाला योग्य जो भाग है वह है तना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे और अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत आप क्या समझेंगे? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो देखिए जो भोजन पौधे को भोजन बनाने का कार्य करता है वो फ्लोएम करता है, बिल्कुल राइट है। जाइलम के द्वारा जल की प्राप्ति होती है। जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है, यदि पूछ लिया जाए कि ये क्रिया कौन सी होती है तो केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण जो जड़ें होती हैं वे जल को अवशोषित कर लेती हैं। और पत्तियों के द्वारा जो जल का वाष्प के रूप में निकलना होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। और पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य पत्तियां ही करती हैं। तो पत्तियों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व यदि पूछ लिया जाए तो Mg यानी कि मैग्नीशियम है। और पत्तियां ही भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियों में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। पत्तियों के द्वारा जल वाष्पित होता है और पौधे में जल पहुंचाने का कार्य जाइलम का है। भोजन बनाने का कार्य फ्लोएम यानी भोजन का संवहन पूरे पौधे तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल अवशोषण किस रूप में करता है पौधा? तो केशिकत्व के रूप में यानी केशिकत्व क्रिया के रूप में। और केशिकत्व क्रिया का एक और भी उदाहरण है, जैसे आपकी दिया की बत्ती का जलना। दिए में आप बत्ती डालते हैं, जब तक तेल रहता है तब तक जलती है, तेल ना रहने पर नहीं जलती है। तो इसका मतलब है कि अगर बत्ती जल रही है तो वो बाद में भी जले, लेकिन बत्ती तो बचती है लेकिन नहीं जलती है। क्यों? क्योंकि तेल खत्म हो जाता है। और बत्ती जो है तेल को अपने ऊपर की ओर किस प्रकार खींच पाती है? तो केशिकत्व के उदाहरण के कारण ही खींच पाती है। तो ये प्रश्न आपके केशिकत्व से संबंधित हो गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह सबसे कम किस रंग में होती है? ऑप्शन ए है लाल रंग में, बी है हरे रंग में, सी है पीले रंग में या डी है बैगनी रंग में। तो किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि बैगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अलग है जो कि इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है पीपल, बी है नीम, सी है केला, डी है गुलाब। देखिए अभी अभी हमने चर्चा की थी कि पीपल एक वृक्ष है, नीम भी एक वृक्ष है, गुलाब भी आपका एक वृक्ष और झाड़ी के अंतर्गत ही आएगा क्योंकि इसमें भी क्या पाई जाएगी? जड़ पाई जाएगी। लेकिन केला आपका क्या है? केला एक तना है, ये किसी भी प्रकार का वृक्ष नहीं है। तो यहाँ पर आपका समूह से अलग कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी आपका समूह से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखिए कहा भी गया है, यहाँ पर कुछ बताया गया है, उस पर भी ध्यान रखेंगे कि पीपल, नीम और गुलाब में पत्तियां जलिका के रूप में होती हैं परंतु केले में समानांतर होती है। देखिए यहाँ पत्तियों के आधार पर अंतर बताया है, लेकिन मैं आपको मूल अंतर बता दूं कि जो पीपल है, नीम है, गुलाब है या अन्य किसी भी पेड़ पौधे को ले लीजिए, उसमें कठोर तना पाया जाएगा, कठोर जड़ें पाई जाएंगी। लेकिन तने में आपके क्या होगा कि केले में आपको मुलायम तना ही देखने को मिलेगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जलिका सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन बी है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन सी है जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जलिका सिरा विन्यास पाया जाता है। मूसला जड़
होती है तो पत्तियों में जलिका सिरा पाई जाएगी। मूसला जड़ होती है तो पत्तियों में समानांतर सिरा पाई जाएगी। या झकड़ा जड़ होगी। झकड़ा जड़ का मतलब है कोई पौधा ये और इसमें जड़ें इस प्रकार से बहुत ज्यादा झकड़ीली, बहुत ज्यादा निकली हुई, ये ऐसे निकली हुई, तो झकड़ा जड़ है तो उसकी पत्तियां जलिका सिरा विन्यास वाली पाई जाएंगी। या उपरोक्त सभी सही है, तो आप अपने उत्तर का सही चयन करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि मूसला जड़ होती हैं तो पत्तियों में जलिका सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कि नागफनी कैक्टस प्रकाश संश्लेषण होता है। नागफनी या कैक्टस में जो प्रकाश संश्लेषण है किस में होता है? ऑप्शन ए है तने में, बी है पत्तियों में, सी है दोनों में, या डी है कांटे में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि नागफनी या कैक्टस जैसे कटीले पौधों में आपके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह तने के द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का प्रजनन अंग है। पौधे का प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है पत्तियां, डी है फूल। तो पौधा जैसे कि एक पौधे से आपका दूसरा पौधा किस प्रकार बनता है? क्या जड़ से बनता है, या तने से बनता है, या पत्तियों से बनता है, या फूल से बनता है? तो सही उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि फूल से पौधों में प्रजनन होता है। अब फूल से ऐसे नहीं होगा कि इस फूल को उठाया और यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे नया पौधा निकल आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फूल के अंदर पाए जाते हैं बीज। फूल के अंदर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बीज, और इन्हीं बीजों से क्या होता है? दूसरे पौधे का जन्म होता है, प्रजनन होता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है कि काली मिर्च की रक्षा कौन करता है, कली की रक्षा कौन करता है? खाने योग्य पदार्थों की बात चल रही थी तो कली को देख करके काली ही निकल रहा है कि कली की रक्षा कौन करता है। ऑप्शन ए है माली, बी है बच्चे, सी है बाह्य दलपुंज, और डी है दलपुंज। तो एक कली की रक्षा कौन करता है? एक कली की रक्षा कौन करता है? फटाफट से बताएंगे। क्या बच्चे करते हैं, या माली करता है? कौन करता है एक कली की रक्षा? तो एक कली की रक्षा करता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अंदर ये बहुत सारी पत्तियां भरी हुई हैं, लेकिन जो इसका बाहरी दलपुंज है, क्या है? बाहरी दलपुंज, बाहर के कुछ इस प्रकार से लगे होंगे जो पुंज, वही क्या करेंगे? अंदर की पूरी कली की रक्षा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक कली की रक्षा कौन करता है? बाह्य दल पुंज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और आपके जितने भी जुड़े हुए लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज आपकी यूपी टेट में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सुपर टेट एग्जाम के लिए भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया है तो क्या करें, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपकी वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो उन्हें ज़रूर दीजिएगा। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।